आज की क्लास में हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर एनसीईआरटी के क्लास 10th का है और स्टिल ये हमारे बहुत सारे एग्ज़ाम में यूज़फुल है। वनडे एग्ज़ाम्स कह लीजिए और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में यूज़फुल है और साथ ही साथ ये क्लास 10th का चैप्टर है। सो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर के बारे में फर्दर स्टडीज़ करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फौना क्या है। फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स और इंडिया में पाए जाने वाले फ्लोरा एंड फौना के बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री है अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो। और इंडिया में नियरली 8% जो टोटल नंबर स्पीसीज़ का है पूरी दुनिया में वो इंडिया में पाया जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि तो इंडिया में जो फ्लोरा एंड फौना है यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल है और इसकी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है पूरे दुनिया का सबसे ज़्यादा इंडिया में है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं। तो मीनिंग में ही है बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। तो यानी कि यहाँ पर यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे विभिन्न प्रजातियों के स्पीसीज़ पाई जाती है। ठीक है, और यही एक भारत को यूनिक कंट्री बना रहा है। साथ ही साथ इंडिया का एटलीस्ट 10% इंडिया जो है वो रिकॉर्ड करता है वाइल्ड फ्लोरा यानी कि प्लांट और 20% जो इसके मैमल्स हैं वो थ्रेटेंड लिस्ट में है यानी कि वो अब ख़त्म होने की कगार पर है और ये बहुत ही क्रिटिकल केस है फॉर इंडिया। सो आज के टाइम पे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि हम इसको किस तरह से प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे कि IUCN क्या है और IUCN ने किस तरह से किस स्पीसीज़ को क्या दर्जा दिया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं IUCN के बारे में। IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज और इन्होंने क्लासिफाई किया है वेरियस स्पीसीज़ को, जिसमें अगर हम बात करें नॉर्मल स्पीसीज़ की तो ये ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जिनका पॉपुलेशन लेवल जो है वो नॉर्मल है उनके सर्वाइवल के लिए। मतलब वो ना ही एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ना ही कम है, ना ही ज़्यादा है, बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज़ जिनका पॉपुलेशन लेवल जो है वो नॉर्मल है फॉर देयर सर्वाइवल उन्हें हम नॉर्मल स्पीसीज़ के कैटेगरी में रखते हैं और इनका एग्जाम्पल है कैटल और इसके अलावा रॉडेंट्स हो गए, साल ट्री हो गया, पाइन ट्री हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सेकंड है दैट इज़ इंडेंजर्ड स्पीसीज़। इंडेंजर्ड स्पीसीज़ क्या है? इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का मतलब होता है ऐसे स्पीसीज़ जो खतरे की कगार पर हैं, जो खतरे की कगार पर हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जिनको खतरा है कि कहीं वो उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर हो सकता है कि डिक्लाइन होने वाला है। ऐसे स्पीसीज़ को हम इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में रखते हैं और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्लैक बक है, क्रोकोडाइल है, इंडियन वाइल्ड ऐश है, राइनो है और इसके अलावा मणिपुर का एक सांगाई है। ठीक है, जो कि एंटर डियर कहते हैं उसको। तो ये सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में है यानी ऐसे स्पीसीज़ जिनको खतरा है किस चीज़ का? एक्सटिंक्ट होने का खतरा है। द नेक्स्ट वन इज़ द वल्नरेबल स्पीसीज़। वल्नरेबल स्पीसीज़ क्या है? ऐसे स्पीसीज़ जिनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, टू लेवल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव इनटू द इंडेंजर्ड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। इंडेंजर्ड जो है वो तो मतलब फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होगा। वल्नरेबल जो है वो आपका धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है। नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं मतलब उसकी वजह से कह सकते हैं कि ये एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो इसका एग्जांपल आपका आ जाएगा एशियाटिक एलिफेंट और गैंगेटिक डॉल्फिन। रेयर स्पीसीज़, रेयर का मतलब जो कहीं कहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे स्पीसीज़ जिनका स्मॉल पॉपुलेशन है एंड मे मूव इनटू द इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में इनको रख सकते हैं हम। ठीक है, और ये हर जगह नहीं पाए जाते, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं बट अभी भी एक्सटिंक्ट नहीं है ये। तो इनका एग्जाम्पल हो जाएगा एशियाटिक बफेलो एंड डेजर्ट फॉक्स या फिर हॉर्नबिल। द नेक्स्ट वन इज़ द एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होता है?
ऐसे स्पीसीज़ जो कि एक सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं नेचुरल या जोग्राफिकल बैरियर की वजह से। यानी अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे यहाँ कुछ प्लांट या कुछ एनिमल्स हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर एक ही प्लेस पे पाए जाते हैं, तो उनको हम एंडेमिक स्पीसीज़ कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मिथुन एक एनिमल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अंडमान का वाइल्ड पिग है। निकोबार के जो कबूतर होते हैं वो एंडेमिक स्पीसीज़ है। निकोबार का जो कबूतर है वो ऑल ओवर इंडिया और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ये हमारा एंडेमिक स्पीसीज़ हो गया। एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ क्या हो गया? ये स्पीसीज़ ऐसे होते हैं जो कि विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज, मतलब बहुत ढूंढने के बाद भी ये अब नहीं मिल रहे। एक्सटिंक्ट यानी कि ख़त्म हो गए। ऐसी स्पीसीज़ जो अब नहीं पाए जाते हैं उनको हम एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कि आपका एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, ये दोनों जो हैं ये आपके एक्सटिंक्ट एनिमल हैं। नाउ अब अगर हम बात करें कि कौन रिस्पॉन्सिबल है जो ये एक्सटिंक्ट एनिमल हो रहे हैं या जो इंडेंजर्ड है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो कोई भी जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। और ह्यूमन बीइंग जो है वही रिस्पॉन्सिबल है इस वाइल्ड लाइफ के डिस्टर्बेंस में, इस बायोडाइवर्सिटी के डिस्टर्बेंस में, ठीक है। यहाँ पर फिर अगर हम देखें तो कंजर्व कैसे कर सकते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को इंडिया में, तो इंडिया में कंजर्व करने का मतलब क्या होता है? कंजर्व यानी कि बचाना, सुरक्षा प्रोवाइड करना उनको। तो 1960s और 70s में बहुत सारे डिमांड हुए थे कि नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, और इसीलिए आगे चल करके इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ 1972 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ इसको याद रखिएगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से इम्प्लीमेंट हुआ था, और जिसका मेन मकसद था कि जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं या फिर जितने भी स्पीसीज़ हैं उनके नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल होम को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। नेचुरल होम को प्रोटेक्ट करके रखना है ताकि वो एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड ना हो। इसीलिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर भी बनाया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसमें क्या था कि एक बहुत ही वेल पब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन था पूरी दुनिया का, जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था। और इसका मेन मकसद था जो भी टाइगर्स इंडिया में पाए जाते हैं उनको प्रिजर्व करना। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर का कंसंट्रेशन है वो इंडिया की किस स्टेट में पाया जाता है। और टाइगर से रिलेटेड यहाँ पर टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कुछ पार्क के नेम दिया है, नेशनल पार्क के नेम दिया है, वो देख लेते हैं। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है, और ये उत्तर प्रदेश का या पूरे इंडिया का कह लीजिए कि पहला टाइगर रिजर्व या पहला नेशनल पार्क था जो जहाँ पे टाइगर को रिजर्व किया जा रहा है, और जो कि डिवीज़न के बाद ये उत्तराखंड में चला गया है, ठीक है। और इसके अलावा आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है, और पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में है, और भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व इंडिया में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो मतलब वाइल्ड लाइफ का और फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत ही अलग अलग तरीके से है। जैसे यहाँ पर दिया है इसका डिवीज़न, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। नाम से ही देखिए पता चल रहा है रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसको प्रोटेक्ट करके रखा गया है, कंजर्व करके रखा गया है, ठीक है, वहाँ पे उनको बचा करके रखना है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, और रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड में डिफरेंस ये भी होता है कि रिजर्व्ड में जैसे रिजर्वेशन होता है, क्या होता है कि हमने एक सीट को बुक कर लिया, तो वैसे ही जो फॉरेस्ट का लैंड है, टोटल फॉरेस्ट का लैंड है, वो रिजर्व कर लिया गया है कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ ही सर्वाइव करेगा, ठीक है, तो वो रिजर्व फॉरेस्ट हो जाएगा। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है, यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट था उसका 1/3 एरिया जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, और उसको डिक्लेयर कर दिया गया है किसके द्वारा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, कि वहाँ पर कोई भी और कार्य नहीं करेगा। अनक्लास्ड फॉरेस्ट का मतलब ये प्राइवेट इंडिविजुअल या गवर्नमेंट दोनों की बिलोंगिंगनेस हो सकती है, और ये जो होते हैं आपके वेस्ट लैंड कह लीजिए या फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पर मतलब दोनों कम्युनिटी का मतलब अनक्लास्ड है। दैट मीन्स कि वहाँ पे डिवीज़न नहीं है कि हमको प्रोटेक्ट करना है या रिजर्वेशन है कि नहीं है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं आप कि ट्रेन का रिजर्वेशन सिस्टम समझ लीजिए, तो वहाँ पर जब आप जनरल कैटेगरी की कोचेज़ में जाते हैं तो वहाँ पे अनक्लास्ड हो जाता है वो, ठीक है, तो वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट का एग्जांपल है। क्लियर है।
नाउ कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है और इसीलिए कंजर्वेशन के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से यूज़ करना ताकि हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सके, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक बहुत ही फेमस चिपको मूवमेंट हुआ था हिमालय में, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि पेड़ों को पकड़ पकड़ के लोग खड़े हो जाते थे ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पेड़ों की कटाई ना कर सके। ठीक है। इसके अलावा कुछ फार्मर्स ने भी किया था, जैसे बीज बचाओ आंदोलन और ये सारी चीज़ें भी किया गया था फार्मर्स के द्वारा। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। और इसके अलावा इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमें बस रिकॉल करना है और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं टाइम लगाना है, बट हाँ स्टिल हमें इसको बेसिक चीज़ों को कर लेना है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि प्रोटेक्शन का काम मेन था फ्लोरा एंड फौना को, कि जो भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं हमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं कि जैसे कि ब्लैक बक है तो वो कौन सा है? एक्सटिंक्ट है, रेयर है, इंडेंजर्ड है? तो सो प्लीज़ आप लोग एक बार इसको देखिए ध्यान से और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।